कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो उसके मन में एक दुविधा तो जरूरी होती है। वो ये सोचता है कि जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स मिले उनको रिटायरमेंट के टाइम में, यदि उसको कहीं इन्वेस्ट करें तो वो चाहते हैं कि कितना कम से कम पैसे निकालें जो कि ताज जिंदगी वो पैसे उनके समाप्त ना हो और उनको अभाव का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये बात तय करने में कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये सबसे पहला फैक्टर है कि आपको पैसे कितने मिले। 1 करोड़ मिले, 50 लाख मिले, 80 लाख मिले, 2 करोड़ मिले, कितने मिले, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप कितने कितने पैसे निकाल सकते हैं हर महीने इससे। दूसरा फैक्टर है कि आने वाले दिनों में जब तक हमारी सांसें चलेंगी इन्फ्लेशन रेट क्या होगा ये एस्टिमेट करना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर्स है कि वो पैसे जो टर्मिनल बेनिफिट्स मुझे मिले वो उसको किस एसेट्स में इन्वेस्ट करूं जहां से कि कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, उसके हिसाब से ये हम डिसाइड कर सकते हैं। और चौथा फैक्टर है कि आने वाले कितने वर्षों की ज़िंदगी हमारी और है, सो दैट कि हम ये डिसाइड कर सकें कि अपनी ज़िंदगी भर पैसे विड्रॉ करें इससे तो हमें अभाव का सामना अपनी ज़िंदगी में ना करना पड़े। तो इन 4 फैक्टर्स में से कि कम से कम 3 फैक्टर ऐसे हैं जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते, केवल एक ही फैक्टर है जिसको आप डिसाइड कर सकते हैं और एक 5वां फैक्टर और है कि कितना पैसा निकालें, ये फैक्टर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो 5 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर यानी कहाँ हम इन्वेस्ट करें और कितने पैसे हर महीने निकालें ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और बाकी 3 फैक्टर, टर्मिनल बेनिफिट जितना मिला वो तो मिला आपको, इन्फ्लेशन पर आपका काबू नहीं है और ज़िंदगी और मौत पर भी आपका काबू नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसी विषय पे और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमें जो कॉर्पस मिलता है उसमें कम से कम कितने पैसे निकालें हम ताकि जिंदगी हमें अभाव का सामना करना ना पड़े। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। अब उसी बात को लेकर चलते हैं और इस बात को हम एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करेंगे। हमने माना कि आज आप रिटायर किए हैं या इस 30 अक्टूबर को आप रिटायर करेंगे और आपको टर्मिनल बेनिफिट 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप ये सोचते हैं, हालांकि ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन हम सोचते हैं कि 25 साल के आसपास हमारी ज़िंदगी और चलेगी और रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो अगले 25 सालों में 6% का एवरेज होगा। तो चूंकि मेरा जो फैक्टर है, 2 ही फैक्टर्स है कि इस पैसे 1 करोड़ को किस एसेट में इन्वेस्ट करें और कितने पैसे हर महीने निकालें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस 1 करोड़ को हमने ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया है जिसका CAGR 8% है। और अब मंथली जो पैसे निकालेंगे या एनुअल जो पैसे निकालेंगे उस कॉर्पस में से, वो सबसे पहले जितना कॉर्पस है उसका 3%, यानी 1 करोड़ का कॉर्पस है उसका 3% 3 लाख रुपए होता है। 3 लाख रुपए प्रति वर्ष, इसका मतलब 25,000 रुपये हर महीने आप निकालना चाहेंगे तो 25 वर्षों के बाद जो आपके खाते में पैसे होंगे या जो जिस एसेट्स में इन्वेस्ट किए हैं 8% के हिसाब से जो पैसे बचेंगे वो 2,46,40,000 के आसपास बचेंगे। और ये 25,000 जो है आज का है और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड विड्रॉल मिलेंगे आपको हर महीने। इसका मतलब जो 2050 में यानी आज से पूरे 25 वर्षों के बाद जो आखिरी विड्रॉल होगा वो उस समय के हिसाब से ये 1,01,000 होगा। इसका मतलब कि 25 साल के बाद 1,01,000 रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी जो है आज के 25,000 रुपये के बराबर होगी। तो लास्ट विड्रॉल 1,01,000 का होगा। अब चूंकि आपने यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो इसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। और इस टैक्स का कैलकुलेशन जो है कि ड्यूरिंग स्वैप पीरियड यानी 25 वर्षों के अंदर जो पैसे विड्रॉ किए उसमें जो आपका टैक्स लगेगा वो करीब 1,71,000 के आसपास लगेगा। और 25 वर्षों के बाद जो पैसे आपको 2,46,40,000 मिले उसका टैक्स, जो रिडम्पशन पर टैक्स जो होगा वो 23,30,000 के आसपास होगा। और यदि इस टैक्स को हम, जो क्लोजिंग बैलेंस था 2,46,40,000 रुपये, उसमें से यदि माइनस कर दें तो जो पोस्ट टैक्स बैलेंस बचेंगे आपको
वो 2,61,39,000 के आसपास होगी। ये तब होगी जब आपने कुल कॉर्पस का 3% यानी 1 करोड़ रुपए का 3%, 3 लाख रुपए प्रति वर्ष और महीने के हिसाब से ये 25,000 रुपये प्रति महीने होती है, तब ये स्थिति होगी। अब आपको लगता है कि 25,000 रुपये क्यों निकालूं मैं इससे अधिक निकाल सकता हूं, बिकॉज कि 25 साल के बाद भी मेरे पास पोस्ट टैक्स 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास पैसे बचते हैं। तो इसको बढ़ा के आपने 4% कर दिया, यानी 1 करोड़ का 4% 4 लाख रुपए, और इसका एक महीने के हिसाब से 33,333 रुपये होंगी। यदि 33,333 रुपये आप निकालना शुरू करेंगे तो 25 वर्षों के बाद जो रकम आपके खाते में होगी वो 1,54,12,000 रुपये होगी, और लास्ट विड्रॉल का जो अमाउंट होगा 25 वर्षों के बाद वो 1,35,000 रुपये आखिरी विड्रॉल मिलेगा आपको। और टैक्स जो होगा ड्यूरिंग स्वैप पीरियड ये 2,18,000 और रिडम्पशन पर ये टैक्स 8,03,000 होगी, और पोस्ट टैक्स जो बैलेंस आपके खाते में बचेंगे वो 1,43,91,000 के आसपास बचेगी। अब अभी भी आपको लग रहा है कि 33,333 रुपये हर माह निकालते हैं, तो उसके बाद ही 25 वर्षों के बाद करीब 1.5 करोड़ के आसपास पैसे हमें बचते हैं। तो हम इसको 4% से बढ़ा के 5% यानी 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर लेते हैं, और महीने के हिसाब से ये 41,666 रुपये होती है। और इस हिसाब से जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आपके 25 वर्षों के बाद वो 21,84,000 रुपये होंगी। लास्ट विड्रॉल का अमाउंट 1,69,000, और स्वैप पीरियड के दौरान जो टैक्स आपको देने पड़ेंगे, लायबिलिटी बनेगी वो 1,83,000, और रिडम्पशन पे ये टैक्स बनती है 2,59,000। तो पोस्ट टैक्स जो बैलेंस आपके खाते में बचेंगे वो 17,42,000 बचेंगे। 17,42,000 आज से 25 वर्षों के बाद हो सकता है कि इसकी वैल्यू आज के दिन में करीब 3 से 3.5 लाख के आसपास होगा, यदि 6% का इन्फ्लेशन को हम माने तो। अब आपको लगता है कि 41,666 रुपये हर माह निकालने से काम नहीं चलेगा, तो आपने इस अमाउंट को बढ़ा के कॉर्पस का 6% कर दिया, यानी 6 लाख प्रति वर्ष। इसका मतलब 50,000 रुपये महीने, और यदि 50,000 रुपये आप हर महीने निकालेंगे तो ये रकम आपके 2046 यानी आज से पूरी 21 वर्षों के बाद ये समाप्त हो जाएगी। और यदि आपको लगता है कि 50,000 नहीं 75,000 में आपके घर का काम बनेगा, तो ये जनाब 2038 में आपके सारे पैसे समाप्त हो जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि यदि आपको लगता है कि 41,666 रुपये हर माह में आपका कार्य नहीं बनेगा, कम से कम 50 या 75,000 रुपये आपको हर महीने यदि घर के कार्य के लिए मिले तो आप का घर ठीक ढंग से चलेगा। तो इसके लिए आपका दूसरा ऑप्शन है, आप इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकते, आप कॉर्पस को कम या अधिक नहीं कर सकते। अब एक काम कर सकते हैं कि ये जो अभी आपने 1 करोड़ वैसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया था जिसका रिटर्न 8% था, अब ऐसे एसेट्स को आप सेलेक्ट करें जिसका रिटर्न 12% हो। यदि 12% रिटर्न वाले एसेट्स में आपने 1 करोड़ रुपए यदि आपने इन्वेस्ट किए और आपने हर महीने 25,000 रुपये यानी 3% के हिसाब से, कॉर्पस के 3% के हिसाब से निकाला आपने, तो 25 वर्षों के बाद जो आपके खाते में पैसे रहेंगे वो 10,30,40,000 के आसपास होंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि लास्ट विड्रॉल 1,01,000 होगा, और टैक्स जो बनेगा ड्यूरिंग स्वैप पीरियड का ये 1,71,000, और रिडम्पशन पे ये टैक्स बनेंगे 1,16,30,000। और इस हिसाब से जो पोस्ट टैक्स बैलेंस जो आपके खाते में होंगे वो 9,12,35,000 होंगे। अब आपको लगता है कि नहीं ये तो काफ़ी पैसे बच रहे हैं, तो हमने इसको 4% के हिसाब से बढ़ा दिया, यानी हर माह 33,333 रुपये। तो इस हिसाब से आपको जो पोस्ट टैक्स बैलेंस आपके खाते में बचते हैं वो बचते हैं 7,16,49,000। अभी फिर लगता है कि तो काफ़ी पैसे हैं, इसको बढ़ा के आपने 41,666 रुपये यानी 5% टोटल कॉर्पस का निकाल रहे हैं हर वर्ष। तो पोस्ट टैक्स जो बैलेंस बचेंगे वो 5,20,60,000 के आसपास। अब लग रहा है कि नहीं अभी और इसको हम मंथली एक्सपेंडिचर और बढ़ा सकते हैं, इसको हमने 50,000 रुपये कर दिया। तो 50,000 रुपये हर महीने यदि निकालेंगे यानी 6% हर साल कॉर्पस का, तो आपको पोस्ट टैक्स जो बैलेंस बचेंगे वो 3,24,70,000 के आसपास बचेंगे। अब यदि आपको लगता है कि आपके घर का खर्चे का सौदा 50,000 में नहीं 75,000 में बनेगा, तो जनाब यदि 75,000 रुपये यानी 9% अपने कॉर्पस का हर वर्ष निकालेंगे, तो जनाब ये रकम जो 1 करोड़ की है जिसको इन्वेस्ट किया है आपने उस एसेट्स में जिसका रिटर्न 12% है और इन्फ्लेशन 6% के आसपास का है,
तो ये 2043 में ये सारी रकम आपको समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यदि आपको 75,000 रुपये हर महीने खर्चे के लिए चाहिए तो आपको कुछ ऐसे एसेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां 12% से अधिक का रिटर्न मिले, और उस हिसाब से हमने एक ऐसे एसेट्स को देखा जहां का रिटर्न 15% के आसपास का है। यदि 15% वाले रिटर्न वाले एसेट में यदि 1 करोड़ रुपए आज यदि इन्वेस्ट करते हैं तो, और कॉर्पस का 9% यानी 9 लाख रुपए प्रति वर्ष, और महीने के हिसाब से यदि 75,000 रुपये आप विड्रॉ करते हैं तो आखिरी विड्रॉल जो होगा ये आपका 3,04,000 होगा। यानी 25 वर्षों के बाद जो विड्रॉल का अमाउंट होगा 3,04,000 होगा, जिसकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के 75,000 रुपये के बराबर होगी, और पोस्ट टैक्स जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे आपके खाते में वो 2,12,11,000 के आसपास होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक आम आदमी को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि 75,000 रुपये से कम में आपका काम नहीं बनेगा हर महीने के खर्चे का, तो निश्चित रूप से आपको कुछ रिस्की एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसके लिए फ्रेंड्स जो एक मिड पाथ है कि आप 5-6 वर्षों के जितना आपका एक्सपेंडिचर होता है उस अमाउंट को आप डेट फंड में डाल दें, और बाकी जो पैसे बचते हैं उस फंड को आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, सो दैट यदि जब आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं रही, हो सकता है कि जो आपने इक्विटी फंड में डाला उसमें लॉस दिखाई दे रहा हो, कि बिकॉज कि इक्विटी फंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए एक लॉन्ग टाइम हॉरिजन 4-5-6 साल चाहिए आपको। तो यदि स्थिति खराब रही तो जो डेट फंड में है उस फंड से पैसे निकाल के आप अपना चला सकते हैं कार्य, और 4-5 वर्षों के बाद जब स्टॉक मार्केट फिर रिकवर करेगा तो जो आपने बाकी पैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ 14% 15% के आसपास का आपको रिटर्न मिल सकता है, और अब ज़िंदगी आप 75,000 रुपये उस फंड से निकाल सकते हैं। और हो सकता है कि यदि इक्विटी मार्केट का मूवमेंट ठीक ठाक रहा तो आपके बाद भी ये आपकी लेगेसी बरकरार रहेगी, और कुछ पैसे आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जरूर जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। यदि आप ये मेरे विचार हैं और यदि मेरे विचार से आप सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि असहमति है तो वहाँ नॉट एग्रीड लिखें, लेकिन नॉट एग्रीड के साथ आप अपना कारण जरूर लिखें कि आप किस कारण से हमारे विचारों से आप सहमत नहीं हैं। थैंक यू।